कल साथ में गए थे खैरागढ़ और आज वो जा रहे हैं, तो जाने से पहले हमारे प्रभारी से उससे मुलाकात। सर, खैरागढ़ को आपने जिला बनाने की घोषणा कर दी है, इसके पहले भी कई जिला बने हैं। घोषणा नहीं, हमारे घोषणा पत्र में है। इसके पहले भी कई जिला बने हैं सर। ऐसे हाँ। में वो बड़ा वोट बैंक भी जो कभी प्रभावित होता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे सीधी सी बात है कि प्रशासनिक इकाई हमारा छोटा होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखो तो बहुत बड़ा राज्य है, 9वां बड़ा राज्य है। मतलब बिहार और तमिलनाडु भी हमसे छोटा है। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर हमारा प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़ भी हमारा नहीं पहुंचा है। अनुसूचित क्षेत्र 85 है ब्लॉक हमारे, और ऐसे में इसलिए जिला भी हम छोटे कर रहे हैं, तहसील भी। अब 3-3.5 साल में 85 तहसील बनाए हम लोग। किसको कहते हैं? किसी सरकार में, किसी के एक कार्यकाल में 85 तहसील नहीं बना होगा किसी भी प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने बनाया ताकि ये लोगों को अपने काम कराने के लिए बहुत दूर जाना ना पड़े। और छोटी इकाइयाँ रहेगी तो अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ रहेंगे तो काम भी आसान से होगा, इसलिए ये निर्णय लिया गया। रमन सिंह जी तो 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए, और कहते थे भाजपा के लोग, जो हम 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीद नहीं पाए, 2500 कांग्रेस कहाँ खरीदेंगे? आज 3 साल बीत गया, वो 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाते थे, आज हम 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। और जिस जगह में वो अपने मातृभूमि कहते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं खैरागढ़ के लिए। आज लगातार हम लोग जिला बना रहे हैं, उन्होंने भी जिला बनाया, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ के रखे थे? क्यों खैरागढ़ के साथ उपेक्षा व्यवहार उन्होंने किया? उनको बताना चाहिए कि आखिर वो बस्तर के बहुत सारे जिले बनाए, दूसरे जगह जिला बनाए, बलौदाबाजार जिला बनाए, उसके कार्यकाल में जिला नहीं बना, इसी बात नहीं, लेकिन खैरागढ़ की उपेक्षा उन्होंने क्यों की? और आज हम बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया, तो फिर वो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? उनको विश्वास नहीं है, इसलिए खुद नहीं कर पाए। इसलिए भारत सरकार को मैंने लिखा है, जितने भी हमारे स्पंज आयरन हैं उसके लिए भी कोल लिंकेज मिलना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग हैं उसको पर्याप्त कोयला मिले, इसके लिए मैंने पत्र लिखा भी है, अधिकारियों से बात भी की है। और भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रही, पिछले समय भी संकट थे और अब समय भी, इस समय भी संकट घर आने वाला है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। विदेशों से कोयला आने की संभावना वैसे ही कम है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद और परिस्थितियां बदली है, और ऐसे में भारत सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। ये तो 5 राज्य के चुनाव को देख रहे थे। 5 राज्य चुनाव पहले 5 रुपये पेट्रोल में, 10 रुपये डीजल में कमी की थी। जैसे रिजल्ट आया वैसे ही सब पेट्रोल में, डीजल में 10 दिन में 9 बार वृद्धि हो रही। आप एलपीजी की बढ़ गया, कमर्शियल का भी बढ़ गया, सीएनजी का भी बढ़ गया। तो लगातार इससे जो वृद्धि हो रही है, इसे आम जनता के ही पर ही बोझ आना है। आप वृद्धि किसी पर, टैक्स किसी पर लगाइए, लेकिन अंत में उसका खामियाजा आम जनता भी जो उपभोक्ता है उसी पर उस भार पड़ता है, उसी को सहन करना पड़ता है। तो ये सरकार जो है वो, उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो चुनाव समय ध्रुवीकरण कर देंगे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, ये करके वोट ले लेंगे, और इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वोट तो वो दूसरे नाम से मांगते हैं, और इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, वो हमेशा आम जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ते हैं। और इस कारण से कल किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा 5 राज्य में हार गए। हारना जीतना अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। ये सीधा सीधा आम जनता पर बोझ है, उसको ये अर्थव्यवस्था कमर तोड़ने वाली है। नीति आयोग के जो अधिकारी आए थे, हमारे गोधन न्याय योजना के, और हमारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो खरीदी हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे इंडेक्स है जो जिसमें जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो हम लोगों ने काम किया है आकांक्षी जिलों में, और सारे इंडेक्स हमने पार किया है, जिसमें बीजापुर है, सुकमा है, बस्तर है, कोंडागांव है, दंतेवाड़ा है। इन जिलों को पुरस्कार भी मिला है, और डेल्टा रैंकिंग में पुरस्कार मिला है, और बहुत सारे हमने नया अचीव किया है। तो हमने ये मांग की है कि जब रैंकिंग करते हैं तो हमने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार काम करे, तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए।
दूसरी बात मैंने कही कि एक तरफ जैसे भारत सरकार केमिकल फर्टिलाइज़र में अनुदान देती है, हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग को कमी भी कर रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, 14 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना के खेतों में पहुंचाने का भी काम किया है। तो जो सब्सिडी आप फर्टिलाइज़र कंपनियों को देते हैं तो वो सब्सिडी हमारे राज्य सरकार को देना चाहिए, ताकि हम अंतिम छोटे जो स्व सहायता समूह उन तक ये राशि पहुँचा सकें। दूसरी बात हमने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम पैरा नहीं जलाते, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता उससे। बहुत सारे किसानों से पैरादान हमने किया है, लगभग 15 लाख 20 लाख क्विंटल हमने पैरा इकट्ठा किया है और उसे चारे के रूप में परिवर्तित कर दिया, गोबर के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इससे भी कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा ही सही हमारा योगदान है। तो उसमें भी हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से कुछ न कुछ प्रोत्साहन हमको मिलना चाहिए। नीति आयोग से मैंने ये भी बात की कि चूँकि हमारे यहाँ लघु उपज 74% हम पूरे देश का खरीद रहे हैं, एक साल नहीं है दूसरे साल है, और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। और मिलेट से भी मिलेट मिशन भी बनाया हमने और उसकी खरीदी की व्यवस्था की, न केवल समर्थन में घोषित किया बल्कि खरीदी की व्यवस्था की। ऐसे में इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जो एयरपोर्ट है उसमें कार्गो सुविधा होनी चाहिए, इंटरनेशनल कार्गो की व्यवस्था हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में फल फूल के सबके उत्पादन हो। ड्रैगन फ्रूट भी यहाँ उत्पादन होता है, बहुत प्रकार के फल भी हैं, सब्जियां भी हैं और लघु उपज है, वनौषधि है, मिलेट्स है, सब उत्पादन कर रहे हैं। तो इसको हम यदि विदेशों में भेजना चाहें तो हमारे पास लैंड लॉक स्टेट है, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, तो हमारे पास कार्गो की सुविधा होनी चाहिए। ये बात मैंने कही। और अंतिम बात मैंने कहा कि भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जितने भी प्राइवेट कोयला खदान जो संचालित कर रहे थे उसमें पेनाल्टी लगाया था। तो कोयला हो चाहे आयरन हो, जितने भी मिनरल्स है उसके रॉयल्टी पर राज्य सरकारों का हक होता है, अधिकार उन्हीं का है। तो ऐसे में जो पेनाल्टी लगाया भी है वो राशि हमारे हिस्से का है और अभी 4140 करोड़ रुपया वहाँ भारत सरकार के पास जमा है। सैद्धांतिक रूप से कोल मिनिस्टर भी इस बात को मानते हैं कि हाँ ये आपका अधिकार है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो नीति आयोग के जो अधिकारी आए थे उनसे मैंने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, उसको 4140 करोड़ उसको हमको वापस किया जाए। और अंत में जो एथेनॉल बनाने की बात है, जब एथेनॉल की बात आई तो अभी तक हम लोग 26 MOU कर चुके हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने पे अनुमति नहीं दी। तो हमने कहा भाई कि आप गन्ना से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे रहे हैं, हमने प्लांट लगाना शुरू कर दिया। मक्का से आप कर दिए तो उसी भी कोंडागांव हम प्लांट लगा रहे हैं। धान हमारे सबसे ज़्यादा है और इससे जो राष्ट्रीय क्षति है उसे हम बचाना चाहते हैं। अब 32 रुपये की चावल को 22 रुपये में बेच रहे हैं, उसके बाद भी कोई एथेनॉल प्लांट नहीं लगा रहा है। क्यों? कि वो अनार्थिक है। अब यदि हम चावल से सीधा एथेनॉल बनाते हैं तो आपके कितने बार ट्रांसपोर्टिंग, मत किसान सोसाइटी में लाएगा, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र में जाएगा, संग्रहण केंद्र से राइस मिल में जाएगा, राइस मिल फिर FCI में जमा रेक भरेगा, रेक से FCI में जाएगा और फिर जब चावल होगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो इतने बार हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, बारदाना और साथ ही मिलिंग चार्ज, ये सब बचेगा। यदि सीधा धान से अपन करते हैं तो राज्य में जो बोझ पड़ रहा है, भारत सरकार पे जो मतलब आर्थिक नुकसान हो रहा है, उससे बचा जा सकता है। तो ये बात मैंने कहा कि ये केवल छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। और मांग तो हमने सबसे पहले कि मेरे ही पत्र से वो फाइल चली और मैं प्रधानमंत्री से भी वर्चुअल मीटिंग में मैंने कई बार बात की है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है और खाद्य मंत्री है, कृषि मंत्री, सबसे मैंने बात की। लेकिन अभी तक 3 साल बीत गया, 3-3.5 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक के उसका जवाब नहीं आया। इससे हमको राज्य को भी नुकसान हो रहा है, भारत सरकार को नुकसान हो रहा है।